कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 13 फॉर द मंथ ऑफ में। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पार्ट नंबर 12 का जो है लिंक मिल जाएगा। एंड इस लेक्चर के पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। सो फर्स्ट आपकी न्यूज़ है, रिसेंटली आपके एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई थी, ठीक है, 2026 की। इंडिया ने इसे ऑर्गेनाइज किया था और ये महात्मा मंदिर कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर गांधीनगर गुजरात में हुई थी और इंडिया ने इसे सेकेंड टाइम होस्ट किया था। ठीक है, फर्स्ट टाइम इंडिया ने न्यू दिल्ली में इसे होस्ट किया था 1982 में एंड 2026 में सेकेंड जो है सेकेंड टाइम इसे होस्ट किया गया था इंडिया द्वारा। ठीक है, इसे किसने ऑर्गेनाइज किया था? इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन अंडर द रेगुलेशन ऑफ एशियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन एंड इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, इनके द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। और यहाँ पे मेंस टूर्नामेंट एंड वुमेन टूर्नामेंट हुए थे। मेंस टूर्नामेंट का 54th एडिशन था एंड वुमेन्स टूर्नामेंट का 35th एडिशन था। राइट, अब यहाँ पे मेडल टैली की बात करें तो टॉप यहाँ पे किया है चाइना ने विद 41 मेडल्स, फॉलोड बाय नॉर्थ कोरिया 30 मेडल्स। थर्ड में आपका है, थर्ड नंबर पे चाइनीज त्यापी, फोर्थ में बहरेन एंड फिफ्थ पे ईरान। ठीक है, इंडिया की बात करें तो इंडिया 11th रैंक पे था विद अ टोटल मेडल ऑफ 10। ठीक है, 10 मेडल इंडिया के थे। नाउ इवेंट्स की बात करें तो यहाँ पे 8 वुमेन कैटेगरीज आपकी थी एंड 7 मेन कैटेगरीज में जो है ये आपके हुए थे वेट लिफ्टिंग वाले इवेंट्स। ठीक है, एंड इसमें स्नैच, क्लीन एंड जर्क, टोटल लिफ्ट्स, ये सारे यहाँ पे आपके इवेंट्स इसमें इंक्लूडेड हैं। इसके साथ ही 172 एथलीट्स जो हैं उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था फ्रॉम दी 30 नेशन, जिसमें से 97 मेंस थे एंड 75 वुमेन्स थी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये जो इवेंट था इट सर्व्ड एज अ मेजर क्वालिफिकेशन इवेंट फॉर द 2028 ओलंपिक गेम्स एंड 2026 वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप्स। राइट, अब यहाँ पे एक और चीज़, जो ये चैंपियनशिप आपकी हुई थी इसमें 25 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए गए हैं और 27 एशियन रिकॉर्ड्स यहाँ पे बनाए गए हैं। ठीक है, बात करते हैं इंडियन प्लेयर्स की जिन्होंने यहाँ पे बेसिकली मेडल लिए हैं। तो पहले नंबर पे हैं ज्ञानेश्वरी यादव, जिन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया है विमेंस 53 kg स्नैच में। ठीक है, एंड ब्रॉन्ज मेडल इन ओवरऑल। ठीक है, नेक्स्ट आता है कोमल कोहर, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जो है हासिल किया है विमेंस 48 kg ओवरऑल एंड क्लीन एंड जर्क में। देन अजीत नारायणा, इन्होंने ब्रॉन्ज हासिल किया है मेंस 71 kg ओवरऑल एंड क्लीन एंड जर्क में। देन हरजिंदर कौर, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है विमेंस 69 kg स्नैच में एंड इन्होंने संजना, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है विमेंस 77 kg ओवरऑल एंड स्नैच एंड क्लीन एंड जर्क में। ठीक है, now question here is, which country topped the table with 21 gold, 12 silver and 8 bronze medal with the total 41 मेडल्स। सो कौन सी कंट्री थी जिसने मेडल टैली आपकी टॉप की है? तो चाइना ने इसे टॉप किया है विद द 41 मेडल, जिसमें 21 गोल्ड है, 12 सिल्वर है और 8 ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है, साथ में ही आप स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं एशियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की। इसके करंट प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद यूसुफ अल माना। हेडक्वार्टर इसका दोहा कतार में लोकेटेड है और इसे 1958 में आपका स्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज सॉन इन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इराक एंड कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, बिकमिंग यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर इन इराक्स मॉडर्न हिस्ट्री एट द एज ऑफ 40। सो इनमें से कौन से आपकी पर्सनालिटी है जो इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ठीक है, और कमांडर इन चीफ बने हैं आर्म फोर्सेस के। साथ में ही नोट करना है ये यहाँ के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं एट द एज ऑफ 40। सो इनका नाम आपका क्या है? इनका नाम है अली फलेह कादिम अल जायद, या इन्हें अली अल जायद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने रिप्लेस किया है मोहम्मद शाही अल सुदानी को। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? निज़ार अमीदी। कैपिटल इराक की आपकी है बगदाद, करेंसी है इराकी दिनार एंड ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे अरबिक एंड कुर्दिश बोली जाती है। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं इनके प्रधानमंत्री की। Now next आपको क्वेश्चन है, which actor was conferred with the honorary membership of a 45 Cavalry Regiment of Indian Armored Corps for his portrayal of the regiment officer in the film Peepa and for showing respect towards the regiment's ethos and legacy। तो इनमें से कौन से एक्टर हैं जिनको ऑनरी मेंबरशिप यहाँ पे दी गई है 45 कैवलरी रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मर्ड कॉर्प की? तो इनका नाम है ईशान खट्टर, जिन्होंने पीपा मूवी जो है इसमें अभिनय किया है। यहाँ पे आप इसकी मतलब इस जो मूवी है उसका एक पोस्टर देख सकते हैं। ठीक है, और इन्होंने इस रेजिमेंट का
बेसिकली ऑफिसर का रोल निभाया था इसमें। एंड इन्होंने पोर्ट्रे किया है कैप्टन बलराम मेहता को इन अ पीपा, विच इज डायरेक्टेड बाय राजा कृष्ण मेनन एंड इट इज प्रोड्यूस बाय RSVP मूवीज एंड रॉय कपूर फिल्म्स। ठीक है, ये जो मूवी है ये बेसिकली बेस्ड है बलराम सिंह मेहता जी की आपकी एक बुक है द बर्निंग शेफिस करके, उसके ये उस पे बेसिकली ये आपकी जो मूवी है वो बनाई गई है। ठीक है, पिक्चराइज की गई है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच टू नेपाली माउंटेनियर्स नोन respectively as a Everest man and the mountain queen created history by scaling Mount Everest for 32nd and 11th times, breaking their own world records for the highest number of ascents in the male and female category. So दो नेपाली माउंटेनियर्स हैं, ठीक है, एक को उपाधि दी गई है एवरेस्ट मैन की और दूसरी जो है लेडी उनको माउंटेन क्वीन के नाम से जो है उपाधि बेसिकली दी गई है। और ये 32nd एंड 11th टाइम्स जो है, मतलब जो लेडी है वो 11th टाइम्स एंड जो मैन है यहाँ पे वो 32nd टाइम माउंट एवरेस्ट पे चढ़े हैं और इन्होंने अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे इनका नाम क्या है, कामी रीता शेरपा जो है ये आपके मेल हैं एंड लगपा शेरपा जो है ये फीमेल है। इन दोनों ने ही यहाँ पे अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है एवरेस्ट को चढ़ने का बार बार। ठीक है, कामी रीता शेरपा की बात करें तो इन्होंने फर्स्ट टाइम 1994 में क्लाइम किया था एवरेस्ट को। देन ही गाइडेड क्लाइंबर्स फॉर 14 पीक एक्सपीडिशन इन द 2026। In 2018 he became the first person to achieve 22 Everest ascents after jointly holding the 21 ascent record with the Apa Sherpa and Purba ताशी शेरपा इन 2017। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने K2, माउंट लोतेस, मानालसू, चो ओयू इस टाइप के जो मेजर पिक्स हैं उनको भी इन्होंने जो है क्लाइम किया है। इसके अलावा बात करते हैं लगपा शेरपा की, तो इन्होंने पहली बार 2000 इन द ईयर 2000 इन्होंने जो है सबमिट किया था एवरेस्ट को। देन लेटर शी एमर्ज एज अ प्रोफेशनल गाइड देन शी फीचर्ड इन द 2023 डॉक्यूमेंट्री माउंटेन क्वीन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हेमंत बिस्वा शर्मा जो सीएम है असम के, ही इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड फिजिटल बैंकिंग ब्रांच ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग स्मॉल फाइनेंस बैंक्स इन गुवाहाटी असम। सो असम में हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने इनॉग्रेट किया था पहला फिजिटल बैंकिंग ब्रांच। इनमें से कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक की, इसका नाम है स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसकी फिजिटल बैंकिंग ब्रांच जो है वो रिसेंटली इनॉग्रेट की गई है असम में, गुवाहाटी असम में। ठीक है, अब फिजिटल बैंकिंग ब्रांच क्या है, बेसिकली फिजिकल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे होगा बट एडवांस डिजिटल टेक्नोलॉजीज के साथ यहाँ पे जो है चीजें आपके अवेलेबल होंगी। ठीक है, जिससे काम जो है जल्दी हो सके, साथ में ये कस्टमर फ्रेंडली होगा ताकि जो बैंकिंग सर्विसेज हैं वो थोड़ी मतलब जो मैनुअली चीजें होती हैं बेसिकली वो चीज कम होके डिजिटली ज्यादा हो। ठीक है, और ये जो बैंक है मतलब ये जो ब्रांच है ये आपकी AI इनेबल कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, ऑटोमेटेड बैंकिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगी, डिजिटल ऑनबोर्डिंग, ये सारी चीजें यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आपकी न्यूज है पीएम मोदी जी का विजिट हुआ था UAE में। ठीक है, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ द फर्स्ट लेग ऑफ हिज 5 नेशन टूर, जहाँ पे UAE के साथ नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली इन जैसी कंट्रीज में भी इनका विजिट हुआ था। ठीक है, इसका मेन एम क्या था, स्ट्रेंथन करना कॉपरेशन इन एनर्जी सिक्योरिटी, डिफेंस, मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर, AI, सुपर कंप्यूटिंग, इन्वेस्टमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट में। ठीक है, पीएम मोदी जी को UAE में रिसीव किया था शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन ने, जो प्रेसिडेंट है UAE के, और इन्होंने यहाँ पे हाई लेवल मीटिंग जो है वो भी की थी UAE के प्रेसिडेंट के साथ, और साथ में रिव्यू किया था बायलैटरल टाइज को, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप across energy, trade, defense, fintech, infrastructure, education, culture and people to people relations. ठीक है, साथ में ही they also welcomed the operationalization of virtual trade corridor via Maitri, a digital platform to streamline the cargo movement and to reduce logistic cost. Right? इसके साथ एक MOU यहाँ पे साइन हुआ है ऑन स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशन बिटवीन इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड एंड आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, जो UAE की कंपनी है, इसके साथ अग्रीमेंट यहाँ पे साइन हुआ था, जिसका मेन एम क्या है, स्ट्रेंथन करना इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी को। ठीक है, इसके साथ ही ये जो MOU है ये एनहांस करेगा UAE के पार्टिसिपेशन इन इंडियाज रिजर्व टू 30 मिलियन बैरल्स, राइट,
और यहाँ पे कोलैबोरेशन एलएनजी एंड एलपीजी को लेके भी हुआ है। इसके अलावा एक सेपरेट स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशन अग्रीमेंट यहाँ पे साइन हुआ है इंडिया की इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आईओसीएल एंड यूएई की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म सप्लाई एलपीजी के लिए, राइट। इसके साथ ही इंडिया और यूएई ने फॉर्मलाइज किया है स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप एनहांस करने के लिए डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन को एंड एक्सपैंड करने के लिए कोलैबोरेशन इन एडवांस टेक्नोलॉजी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर डिफेंस, ट्रेनिंग, सिक्योर कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंजेस के लिए, राइट। इसके साथ ही कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड एंड ड्राईडॉक वर्ल्ड जो है इनके बीच में एमओयू साइन हुआ है स्टैब्लिश करने के लिए शिप रिपेयर क्लस्टर इन दी गुजरात अंडर योर मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, ठीक है। ये बूस्ट करेगा शिपिंग को, पोर्ट को एंड कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर को, फाइन। इसके साथ ही ट्राई पार्टी अग्रीमेंट यहाँ पे साइन हुआ है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, ड्राईडॉक वर्ल्ड एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मैरीटाइम एंड शिप बिल्डिंग फॉर स्किल डेवलपमेंट अंडर स्किल इंडिया मिशन। तो इस चीज के लिए यहाँ पे ट्राई पार्टी अग्रीमेंट भी साइन हुआ है। देन इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स कुछ की गई है, जैसे यूएई ने प्लेज किया है $5 बिलियन इन्वेस्टमेंट ये इंडिया में करेगा। $3 बिलियन ये आपका $3 बिलियन ये कर रहा है आरबीएल में स्टेक्स बेसिकली एक्वायर करके, ठीक है। फिर $1 बिलियन की फंडिंग ये बेसिकली इन्वेस्ट करेगा बाय द अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी प्लस नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट फंड ऑफ इंडिया इन प्रायोरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में ये इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। देन इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी इन्वेस्ट करेगा आपका समान कैपिटल में, ठीक है। साथ में ही दोनों कंट्रीज जो है इन्होंने अनाउंस किया है फॉर्मलाइजेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग दैट इज सीडेक एंड G42 यूएई का जो है सेटअप करने के लिए 8 एक्साफ्लॉप सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर टू सपोर्ट इंडियाज एआई मिशन एंड एडवांस करने के लिए कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है प्रोजेक्ट सक्षम नाम से टू एम्पावर रूरल वुमेन इन कोलैबोरेशन विद विच फाउंडेशन। तो NHAI जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सक्षम प्रोजेक्ट लॉन्च किया है एम्पावर करने के लिए रूरल वुमेन्स को इन कोलैबोरेशन विद योर वर्टीज फाउंडेशन, ठीक है। ये क्लियर है। नाउ अब बात करते हैं प्रोजेक्ट सक्षम की। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइड करना इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स रूरल वुमेन्स को टू दी रूरल वुमेन्स एंड प्रमोट करना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, क्रिएट करना एक्सेस टू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, राइट। और ये जो प्रोजेक्ट है ये ऑपरेट किया जाएगा थ्रू दी 12 ट्रेनिंग सेंटर्स अक्रॉस इंडिया, जो फोकस करेगा आपका ऑन दी अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज एंड इट विल ऑफर पाथवेज टू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, ओके। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है रिसेंटली इंडिया ने चेयरमैनशिप अज्यूम की है कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड की, और ये चेयरमैनशिप 2 साल की रहेगी, अप्रैल 2026 से अप्रैल 2028 तक रहेगी, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या बोला है, बेसिकली जो ये आपकी चेयरमैनशिप है अज्यूम की गई है, मतलब ये कंफर्म बेसिकली कब हुई थी, अप्रैल में एक मीटिंग हुई थी, फर्स्ट क्वार्टर मीटिंग ऑफ अ कॉमन क्राइटेरिया रिकॉग्निशन अरेंजमेंट। यहाँ पे ये कंफर्म हुआ था कि इंडिया जो है अज्यूम करेगा चेयरमैनशिप कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड की, ठीक है। नाउ यहाँ पे कॉमन क्राइटेरिया रिकॉग्निशन अरेंजमेंट क्या होता है पहले इसे समझते हैं। तो ये एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट है, बहुत सारी कंट्रीज के बीच में अग्रीमेंट साइन होता है। इसका मेन पर्पस क्या है, म्यूचुअली रिकॉग्नाइज करना आईटी सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन इशूड बाय द मेंबर कंट्रीज। इसे ऐसा समझो बेसिकली एक स्टैंडर्ड बना दिए गए हैं, ठीक है। जैसे कोई प्रोडक्ट टेस्ट करना है उसके लिए एक स्टैंडर्ड बना दिए कि ऐसे ऐसे प्रोसीजर्स को ऐसे जो है स्टेप्स हमें करने हैं, इस प्रोसीजर को फॉलो करना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इंडिया ने जो है जैसे टेस्टिंग कर दी और उसमें एक लेबल चिपका दिया कि ये आपका स्टैंडर्ड फॉलो करता है, ठीक है। तो बाकी अदर जो कंट्रीज होंगी कॉमन क्राइटेरिया रिकॉग्निशन अरेंजमेंट की मेंबर्स जो होंगी, ठीक है, वो उसको मान लेंगे कि हाँ भाई ये टेस्टिंग हो चुकी है और उसकी दोबारा टेस्टिंग नहीं की जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करता है, आपका कॉमन क्राइटेरिया रिकॉग्निशन अरेंजमेंट एक स्टैंडर्ड बना देता है और सारी कंट्रीज उसको स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती हैं, ठीक है। और कुछ यहाँ पे मेंबर्स ऐसे होते हैं जो आपके यहाँ पे सर्टिफिकेशंस भी इशू करते हैं और वो सर्टिफिकेशन बाकी जो कंट्रीज हैं वो मेंबर कंट्रीज वो से मानती हैं, ठीक है। ये इंश्योर करता है सीमलेस ग्लोबल ट्रेड इन सिक्योर आईटी प्रोडक्ट्स विदाउट री-सर्टिफिकेशन, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पे एक और चीज आपका है, अभी इंडिया ने अज्यूम की है आपकी चेयरमैनशिप किसकी, कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड की। अब कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड क्या है, ठीक है, ये एक टेक्निकल आर्म है आपका कॉमन क्राइटेरिया रिकॉग्निशन अरेंजमेंट का। इसका काम क्या है, डेवलप करना टेक्निकल स्टैंडर्ड्स को, इंप्रूव करना इवैल्यूएशन मेथड्स,
अपडेट करना साइबर सिक्योरिटी क्राइटेरिया को, मैनेज करना सिक्योरिटी इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क एंड फोकस ये बेसिकली करेगा टेक्निकल साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स में। ठीक है, तो ये काम रहेगा इंडिया का आपके 2 सालों तक। क्या करेगा? टेक्निकल आर्म है तो ये टेक्निकल स्टैंडर्ड्स डेवलप करेगा, कहीं अगर इंप्रूव करने की जरूरत है तो वो इवैल्यूएशन मेथड्स को इंप्रूव करेगा, साइबर सिक्योरिटी क्राइटेरिया जो है उनको अपडेट कर सकता है। ठीक है, मैनेज करेगा सिक्योरिटी इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क्स को। ये काम इंडिया का 2 सालों तक रहेगा। ठीक है, इंडिया जो है ये लीड करेगा टेक्निकल डिस्कशंस को, कोऑर्डिनेट करेगा इंटरनेशनल साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, गाइड करेगा डेवलपमेंट ऑफ आईटी सिक्योरिटीज इवैल्यूएशन मेथड्स। ठीक है, एंड इंडिया जो है अगर बात करें शुरू से, तो सीसीआरए का मेंबर इंडिया कब बना था? आपका 16 सितंबर 2013 में। ठीक है, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था एज अ सर्टिफिकेट ऑथराइजिंग नेशन। मैंने अभी आपको बोला कि एक नेशन यहाँ पे होते हैं जो सर्टिफिकेट ऑथराइज करते हैं, दूसरे होते हैं जो उसको बेसिकली एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो इंडिया जो है किसका पार्ट है? सर्टिफिकेट ऑथराइजिंग नेशन का पार्ट है। ठीक है, this means India can issue internationally recognized IT security certificates, right? India is represented by Ministry of Electronics and Information Technology and Standardization, Testing and Quality Certification Directorate। इन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, इन मिनिस्ट्री द्वारा इंडिया को रिप्रेजेंट किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, एंड यहाँ पे नोट करना है कॉमन क्राइटेरिया जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में हम फॉलो करते हैं फॉर इवैल्यूएटिंग आईटी सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, ये है ISO IEC 15408। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या बोल रहा है आपका? CCRA जो है ये मेंटेन करता है कॉमन क्राइटेरिया पोर्टल which act as a global database of certified secure IT products. It is considered as a single source of truth for internationally certified cyber security product। तो जो भी यहाँ पे स्टैंडर्ड्स होते हैं या मतलब जो भी आपका रिलेटेड डेटा होता है सिक्योर सर्टिफाइड मतलब आईटी प्रोडक्ट से रिलेटेड, उसमें किस चीज़ की सर्टिफिकेशन है, क्या क्या टेस्टिंग हुई है, वो सारी जानकारी आपको कॉमन क्राइटेरिया पोर्टल में मिल जाएगी। ठीक है, नाउ मेंबरशिप की बात की गई है। 2 टाइप के मेंबरशिप हैं, सर्टिफिकेट ऑथराइजिंग नेशन जिसमें इंडिया, यूएसए, जर्मनी, जापान जैसे 20 नेशंस यहाँ पे इसके पार्ट हैं। वहीं पे 18 सर्टिफिकेट कंज्यूमिंग नेशन है। ठीक है, जो इन सर्टिफिकेट्स को बेसिकली एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, मतलब एक्सेप्ट तो सारे ही करते हैं, बट इनके पास जो है इशू करने वाली अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, ऐसे आप इसे समझ सकते हो। ठीक है, नाउ बेनिफिट क्या है CCRA फ्रेमवर्क का? आईटी प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके इंटरनेशनली जो है इजीली सोल्ड किए जा सकते हैं। ठीक है, आईटी प्रोडक्ट जैसे सॉफ्टवेयर हो गया, राउटर आपका हो गया, ठीक है, और जैसे मोबाइल डिवाइसेस हो गए, तो ये टाइप के जो आपके प्रोडक्ट्स हैं इनको इजीली एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में जो है सोल्ड किया जा सकता है। ठीक है, और टेस्टिंग अगर हो गई है ऑलरेडी तो रिपीट नहीं करना सर्टिफिकेशन को या टेस्टिंग को मल्टीपल कंट्रीज में। इससे क्या होगा? कॉस्ट कटिंग हो जाएगी, मतलब बार बार टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो पैसा बचेगा और डिलेज भी कम होंगे। राइट, कंट्रीज फॉलो कॉमन सिक्योरिटी बेंचमार्क, बेटर साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, बेसिकली ये रहेगा आपका। ठीक है, फिर गवर्नमेंट एंड बिजनेस ट्रस्ट जो है वो भी होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड अगर इंटरनेशनली बना है, ठीक है, तो हर कोई इसे ट्रस्ट करता है। राइट, सो वही चीज यहाँ पे बोली जा रही है कि ट्रस्टेड सर्टिफाइड सिक्योर प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपके एक्सचेंज होंगे। ओके, now question here is the common criteria recognition arrangement is an international treaty that enables which of the following। तो ये basically mutual recognition आपका enable करता है IT security certificates across the borders, right? So it is option number E। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो है इन्होंने कुछ अप्रूवल्स यहाँ पे दिए हैं, जैसे अहमदाबाद टू ढोलेरा सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट का अप्रूवल इनको दिया गया है, जिसका आपका कॉस्ट है 20,667 करोड़ का, एंड इट इज अ प्रोजेक्ट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। जो अप्रूवल मिला है बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ये प्रोजेक्ट है, विच इज जिसका टारगेट है कंप्लीट करना इसको 2031 तक। राइट, इसकी लेंथ आपकी 134 किलोमीटर डबल लाइन कॉरिडोर की रहेगी। टेक्नोलॉजी इसमें कौन सी यूज की जा रही है? इट इज फर्स्ट इंडियन रेलवेज प्रोजेक्ट यूजिंग इंडिजिनियस सेमी हाई स्पीड टेक्नोलॉजी अप टू 220 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, कनेक्टिविटी क्या है? ये लिंक करेगा अहमदाबाद ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन को, ठीक है, अपकमिंग ढोलेरा एयरपोर्ट को एंड लोथाल नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को। ठीक है, ट्रैवल टाइम इसमें जो है वो साबरमती से ढोलेरा में अप्रोक्सीमेटली आपका 40 मिनट जो है वो कम हो जाएगा। बेनिफिट क्या है? कंफर्टेबल डेली कम्यूटिंग एंड सेम डे रिटर्न ट्रैवल यहाँ पे आपका इजीली हो पाएगा। स्ट्रेंथन करेगा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक को अंडर दी PM गति शक्ति प्लान। राइट, एनहांस करेगा एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को। राइट,
साथ में ही कवरेज की बात करें तो इट एड्स 134 किलोमीटर्स ऑफ इंडियन रेलवे नेटवर्क बेनिफिटिंग 284 विलेजेस। ठीक है। नेक्स्ट अप्रूवल है नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मॉडर्नाइजेशन का। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे अप्रूवल मिला है एक्सटेंशन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडियाज लैंड लीज टू मिहान इंडिया लिमिटेड बियॉन्ड 2039। तो इनको लीज इनकी जो लीज है लैंड लीज बेसिकली वो एक्सटेंड कर दी गई है। ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, एयरपोर्ट जो है एयरपोर्ट टू बी ऑपरेटेड बाय GMR नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, ये से ऑपरेट करेगा 30 ईयर्स तक अंडर PPP मॉडल, राइट। जो ये इनिशिएटिव है इट इज अ पार्ट ऑफ अ मिहान मल्टी मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब एंड एयरपोर्ट एट नागपुर। इसके तहत इसका ये बेसिकली पार्ट है टू डेवलप नागपुर एज अ मेजर एविएशन एंड कार्गो हब। कैपेसिटी की बात करें तो 30 मिलियन पैसेंजर्स की इसकी कैपेसिटी होगी एनुअली। ठीक है। एंड बाद में फर्दर एक्सटेंड भी की जा सकती है। इसके अलावा फ्रेमवर्क की बात करें तो यहाँ पे MIL की बात करें, जॉइंट वेंचर जो आपका है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का प्लस महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी का। ठीक है। एंड जो आपका GNIAL है इट इज सेलेक्टेड वाया ग्लोबल टेंडर टू मॉडर्नाइज एंड टू ऑपरेट दी एयरपोर्ट, राइट। जो आपका GMR नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड है इसको सेलेक्ट किया गया है ग्लोबल टेंडर से मॉडर्नाइज करने के लिए और ऑपरेट करने के लिए इस एयरपोर्ट को, राइट। Now next question है, Lok Sabha Speaker Om Birla constituted the Parliamentary Committee on Empowerment of Women for the year 2026-2027 with the effect from 21st April 2026. Who has been appointed as a chairperson of this committee? So लोकसभा स्पीकर जो है आपके ओम बिरला जी, इनके द्वारा एक कमेटी यहाँ पे बनाई गई है। ठीक है। और इस कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं डॉक्टर दगुपति पुरंदेश्वरी। ठीक है। ये जो है इस कमेटी की चेयरपर्सन बनाए गए हैं। ठीक है। अब यहाँ पे बात करें इस कमेटी की, तो जो कमेटी है ये रिव्यू करेगी नेशनल कमीशन फॉर विमेन रिपोर्ट्स को एंड एडवाइस करेगी गवर्नमेंट को ऑन द विमेन वेलफेयर, इक्वालिटी, एजुकेशन एंड रिप्रेजेंटेशन। साथ में ये मॉनिटर करेगी विमेन रिलेटेड स्कीम्स को एंड इट विल एग्जामिन इश्यूज रेफर्ड बाय पार्लियामेंट कटिंग अक्रॉस पार्टी एफिलिएशंस, राइट। ये जो कमेटी है इसमें 30 मेंबर्स आपके रहेंगे इंक्लूडिंग 20 नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर फ्रॉम द लोकसभा एंड 10 नॉमिनेटेड बाय द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ठीक है। जैसे लोकसभा में कौन कौन से मेंबर्स यहाँ पे चुने गए हैं, हेमामालिनी आपका हरसिमरत कौर बादल, इकरा चौधरी, ये सारे आपके मेंबर्स जो हैं लोकसभा से आपके सिलेक्ट होके आए हैं। देन राज्यसभा से सुधा मूर्ति, PT उषा, स्वाति मलिवाल, ये इनके राज्यसभा से मेंबर चुने गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंडिया का फर्स्ट एल्गी ट्री, अ स्मार्ट डिवाइस डिजाइन टू रिड्यूस अर्बन एयर पॉल्यूशन by using microalgae to absorb carbon dioxide and release oxygen was inaugurated in which city? तो भोपाल में बेसिकली एल्गी ट्री जो है ये इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है। कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? भोपाल में, भोपाल मध्य प्रदेश में। और इसका मेन एम क्या है, जो बेसिकली आपकी पॉल्यूटेड सिटीज हैं वहां पे ये चीज लगाई जाए और कार्बन डाइऑक्साइड का जो अब्सॉर्प्शन है वो आपका बढ़े और ये रिटर्न में हमें ऑक्सीजन जो है वो आपका रिलीज करेगा। ठीक है। सो काफी अच्छा इनोवेशन है एंड ये इनॉग्रेट किया था स्वामी विवेकानंदा पार्क में भोपाल मध्य प्रदेश में और इसे डेवलप किया है आपका मशरूम वर्ल्ड ग्रुप द्वारा इसको डेवलप किया गया है। एंड इसकी जो एक यूनिट है एल्गी ट्री की, इट इज सेट टू मैच द कार्बन एब्जॉर्प्शन ऑफ अराउंड 25 मैच्योर ट्रीज and a single unit can reportedly reduce particulate pollution by 45 to 55% within a 15-meter radius. तो काफी अच्छा इनोवेशन ये आपका है एंड ये ऑब्जॉर्व करता है अप टू 1.5 टन्स ऑफ CO2 एंड जनरेट अराउंड 1 टन ऑफ ऑक्सीजन एनुअली। ओके। नेक्स्ट आपकी न्यूज है, यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जो है इन्होंने इनॉग्रेट किया था इंडिया का फर्स्ट स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस लेड सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्टिंग मार्किंग एंड पैकेजिंग आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी। कहाँ पे इनॉग्रेट की गई है आपके इन भिवाड़ी राजस्थान। ठीक है। और इसको आपका सेटअप किया है आपका सहस्त्रा सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड ने अंडर दी स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर। ठीक है। इस स्कीम के तहत इसको जो है सेटअप किया गया है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 150 प्लस करोड़ की इन्वेस्टमेंट से इस फैसिलिटी को आपका जो है बनाया गया है। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये आपका फीचर करता है एडवांस क्लास 10K एंड 100K क्लीन रूम्स। एप्लीकेशंस की बात करें तो पैकेजिंग ऑफ चिप, मेमोरी चिप्स फॉर माइक्रो SD कार्ड्स, फ्लैश स्टोरेज, LED ड्राइवर्स, ई सिम्स,
RFID प्रोडक्ट्स, तो ये सारे इसके एप्लीकेशंस हैं। कैपेसिटी की बात करें, करंट कैपेसिटी 60 मिलियन यूनिट्स एनुअली है और टारगेट है 400 से 600 मिलियन यूनिट्स एनुअली करना इसे 2 से 3 सालों में, ठीक है। एक्सपोर्ट की बात करें, ओवर 60% प्रोडक्शन एक्सपोर्टेड टू दी USA, जर्मनी, फ्रांस, ईस्टर्न यूरोप, चाइना एंड नेपाल, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, ये भी यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है आपका, और इसे डेवलप किया है एल्सिना EMC प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसको जो है डेवलप किया गया है। फंडिंग की बात करें तो इसका प्रोजेक्ट कॉस्ट आपका है 46.09 करोड़ का, जिसमें से गवर्नमेंट सपोर्ट आपका 20.24 करोड़ का है अंडर दी EMC स्कीम्स, ठीक है। इट इज बिल्ड ओवर 50.3 एकड़ एंड इन्वेस्टमेंट की बात करें, इन्वेस्टमेंट मोबिलाइज की तो 1200 प्लस करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपका देखा गया है फ्रॉम 20 कंपनीज, ठीक है। ऑपरेशनल यूनिट्स की बात करें तो 11 कंपनीज एक्टिव हैं विद 900 प्लस करोड़ इन्वेस्टमेंट, जनरेटिंग 2700 प्लस जॉब्स। एंड कंपनीज कौन कौन सी हैं, जैसे एशियन फियम इंडस्ट्रीज, पैक ड्यूरेबल, सहस्रा इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया, तो ये सारी कंपनीज इसमें शामिल हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम की। इसको मार्च 2025 में आपका अप्रूव किया गया था यूनियन गवर्नमेंट द्वारा विद अ टोटल आउटले ऑफ 22,919 करोड़ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026 टू फाइनेंशियल ईयर 2032, राइट। ऑब्जेक्टिव क्या है, बिल्ड करना रॉबस्ट कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, इंक्रीज करना डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन एंड इंटीग्रेट करना इसको विद अ ग्लोबल वैल्यू चेन, राइट। इंसेंटिव्स क्या है, 3 टाइप के इंसेंटिव्स यहाँ पे आपके रहेंगे, टर्नओवर लिंक्ड, कैपेक्स लिंक्ड एंड हाइब्रिड, ठीक है। टारगेट क्या है, $500 बिलियन US का टारगेट है डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम करना बाय 2030-2031, ओके। नाउ इस बेस क्वेश्चन कर लेते हैं। सो न्यूली इनॉग्रेटेड सेमीकंडक्टर ATMP OSAT facility at Bhiwadi, Rajasthan has been set up by which company under the spec scheme ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो अभी हमने पढ़ा, ये आपका ये आपका सेटअप किया था सहस्त्रा सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड ने, ठीक है। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, ओके। नेक्स्ट आपकी न्यूज है, PFRDA ने इंट्रोड्यूस किया है पोस्ट रिटायरमेंट फ्रेमवर्क अंडर द नेशनल पेंशन स्कीम फॉर रिटायरीज, ठीक है। सो अब ये क्या इन्होंने लॉन्च किया है, एक स्कीम लॉन्च की है रिटायरमेंट इनकम स्कीम, ठीक है, जिसका मेन एम है प्रोवाइड करना फ्लेक्सिबल पीरियोडिक पे आउट ऑप्शंस ड्यूरिंग दी डिक्यूमुलेशन फेज एंड सपोर्ट करना कॉर्पस एप्रिसिएशन को। तो इसमें कुछ चेंजेस बेसिकली लाए गए हैं, एक एक करके समझेंगे उनको। प्रेजेंट सिनेरियो वर्सेस न्यू फ्रेमवर्क। अभी क्या है, विड्रॉ जो है, जो आपका पर्सन है वो विड्रॉ कर सकता है अप टू 60% कॉर्पोरेट टैक्स फ्री, मैंडेटरी है 40% एन्युटी परचेज एंड लमसम पोर्शन विड्रॉ कर सकता है एट अ वन गो। एंड NPS अकाउंट जो है वो आपका क्लोज होता है एट द एज ऑफ 75, ठीक है। बट अभी जो नया फ्रेमवर्क आया उसके अकॉर्डिंग जो NPS है आप उसे कंटिन्यू कर सकते हो 85 ईयर्स तक। फ्लेक्सिबल मंथली, क्वार्टरली और एनुअली पे आउट यहाँ पे रहेंगे आपके, एंड इट इज एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर बोथ, ठीक है। दोनों के लिए ही ये आपका जो है अलाउड रहेगा, एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। नाउ इसमें आपकी इंट्रोड्यूस की गई है लाइफ साइकिल फंड RIS स्टडी नाम से, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, इक्विटी एलोकेशन जो है वो आपका डिक्लाइन होगा ग्रेजुअली, जैसे 35% रहेगा एट द एज ऑफ 60, 10% एट द एज ऑफ 75 एंड मेंटेन रहेगा 10% टिल द एज ऑफ 85। ये इंश्योर करेगा रिस्क रिडक्शन विद द एज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपको यहाँ पे फ्लेक्सिबल जो ड्रॉ डाउन ऑप्शंस है वो मिलेंगे, जैसे सब्सक्राइबर जो है पे आउट रिसीव कर सकता है मंथली, क्वार्टरली और एनुअली बेसिस पे, ठीक है। सब्सक्राइबर कंटिन्यू कर सकता है एग्जिस्टिंग पेंशन फंड या फिर वो स्विच कर सकता है पेंशन फंड्स वंस एवरी 2 फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। ये कंडीशंस यहाँ पे बताई गई हैं। अब यहाँ पे 2 पे आउट मेथड जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं वो भी देख लेते हैं। एक है सिस्टमैटिक पे आउट रेट और दूसरा है सिस्टमैटिक यूनिट रिडम्पशन। दोनों में फर्क क्या है, देखो पे आउट रेट, पहला बात करते हैं सिस्टमैटिक पे आउट रेट की। तो पे आउट रेट डिपेंड करेगा इसमें ड्रॉ डाउन एंड एज एंड करंट एज पे, ठीक है। देन यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या बोला है, रीसेट कर सकते हैं एनुअली ऑन अ सब्सक्राइबर्स बर्थडे इसको। जैसे एग्जांपल है, अगर आपने एग्जिट किया है एट द 60 एज, ठीक है, ड्रॉ डाउन आपका है टिल 85, तो पे आउट आपका स्टार्ट होएगा एट दी 4% इंक्रीजिंग ग्रेजुअली, ठीक है। ये धीरे धीरे करके आपका इंक्रीज होगा। एंड रेजिडुअल कॉर्पस जो है इट कैन बी विड्रॉन लमसम और मर्ज विद एन्युटी,
जैसी आपकी इच्छा होगी वो आप कर सकते हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट है सिस्टमैटिक यूनिट रिडम्पशन की। इसमें फिक्स नंबर होंगे, फिक्स नंबर ऑफ यूनिट्स आपका रिडीम कर सकते हो आप मंथली, ठीक है। इंडिपेंडेंट आपका नेट एसेट वैल्यू चेंजेस यहाँ पे होंगे, फाइन। रेसिडुअल कॉर्पस प्रोविजन की बात करें तो अंडर दी systematic payout rate, some retirement corpus may remain even after drawdown ends। जैसे सब्सक्राइबर जो है विड्रॉ कर सकता है रिमेनिंग अमाउंट एज ए लमसम और मर्ज इट विद एन्युटी परचेज इन अ डिफर्ड केसेस, ठीक है। नाउ इस पे क्वेश्चन है अंडर द पीएफआरडीए न्यू पीएफआरडीए फ्रेमवर्क एनपीएस सब्सक्राइबर कैन नाउ कंटिन्यू देयर अकाउंट अप टू व्हाट एज। तो अभी हमने बात की कि ये कंटिन्यू कर सकते हैं 85 ईयर्स तक अपना जो अकाउंट आपका है एनपीएस का, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपकी न्यूज है 51st स्टेटहुड डे सेलिब्रेशन आपका हुआ था सिक्किम का, और आपका स्टेटहुड डे सेलिब्रेशन स्टेटहुड डे बेसिकली आपका ऑब्जर्व किया जाता है 16 मई को सिक्किम का, ठीक है। इस दिन सिक्किम जो है 22nd स्टेट बना था इंडिया का थ्रू दी कॉन्स्टिट्यूशन 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975 के तहत। और इस इवेंट में, इस ओकेजन में मिशन सिक्किम ऑर्गेनिक नाम का एक मिशन जो है वो लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य एम सिंधिया द्वारा, और इसका आउटले आपका है 360 करोड़ का, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, स्ट्रेंथन करना ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को, और ये फोकस करेगा ऑन सर्टिफिकेशन, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, एक्सपोर्ट इंटीग्रेशन एंड वैल्यू चेन्स को, राइट। और साथ में बूस्ट करेगा फार्मर की इनकम एंड रिड्यूस करेगा पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को, ठीक है। पार्टनरशिप्स की बात करें तो इट इज लेड बाय दी मिनिस्ट्री जो आपकी है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन वाली, ठीक है। इट इज लेड बाय दिस मिनिस्ट्री विद द सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, नाबार्ड, नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सिक्किम इफको ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेटिव्स एंड प्राइवेट स्टेक होल्डर्स, ठीक है। एंड साथ में ही यहाँ पे बोला गया है ये बेनिफिट करेगा 66,000 प्लस फार्मर फैमिलीज को अक्रॉस द सिक्किम, ठीक है। फंडिंग जो है ये जो मिनिस्ट्री है ये प्रोवाइड करेगी फंडिंग 85 करोड़ की, 85 रुपीज बेसिकली 85 करोड़ रुपीज की फॉर कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीगेशन सिस्टम एंड प्रोग्राम कोऑर्डिनेशन के लिए, ठीक है। इसके साथ ही यूनियन मिनिस्टर जो है इन्होंने इनॉग्रेट किए थे और कुछ प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन स्टोन रखा था, जैसे 21 प्रोजेक्ट्स का 223 करोड़ का, एंड इट इज सपोर्टेड बाय दिस मिनिस्ट्री, राइट। इट इंक्लूड्स योर स्ट्रैटेजिक रोड एंड ब्रिज प्रोजेक्ट्स अंडर द नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम, जिसमें आपका रिम्बी कोल्हा टू यूकाम रोड अपग्रेड प्रोजेक्ट शामिल है 24.52 करोड़ की वर्थ का, ठीक है। Now question here is under the mission Sikkim Organic launched during the 51st Statehood Day celebration, the Ministry of Development of North Eastern Region will provide how much funding for core infrastructure, aggregation system and program coordination। तो अभी हमने पढ़ा 85 करोड़ का जो है ये आपका फंडिंग इनके द्वारा प्रोवाइड की गई है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी न्यूज है रिसेंटली हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर जी, इनका विजिट हुआ था जमाइका, सूरीनेम एंड त्रिनाद एंड तबाको में, 3 कंट्रीज में इनका विजिट हुआ था। और इस विजिट के दौरान क्या क्या चीजें हुई हैं वो एक बार गो थ्रू करते हैं, ठीक है। सो पहला बात करेंगे जमाइका की। 2 से 4 मई तक इनका जो है विजिट यहाँ पे था और इन्होंने डेलीगेशन लेवल टॉक्स यहाँ पे की थी पीएम एंड्रयू हॉलनेस जो है इनके साथ एंड फाइनेंस मिनिस्टर कैमिना जॉनसन के स्मिथ के साथ, ठीक है। देन इन्होंने रिव्यू किए हैं टाइज इन डिजिटलाइजेशन, कल्चर, डिफेंस। इंडिया साथ में इंडिया ने एक्सपैंड किया है ITEC ट्रेनिंग स्लॉट फ्रॉम 6 to 34, राइट। ये बात हो गई, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने MOUs यहाँ पे साइन किए हैं 3 फील्ड में, आपके हेल्थ कॉर्पोरेशन के लिए, सोलराइजेशन के लिए एंड ब्रॉडकास्टिंग के लिए, ठीक है। साथ में ये सपोर्ट करेगा, साथ में इन्होंने यहाँ पे इंडिया ने बेसिकली डिलीवर किए हैं आपके 10 भीष्म इमरजेंसी मेडिकल यूनिट्स और प्लेज किया है 30 आपके डायलिसिस यूनिट जो है वो भी ये सपोर्ट करें, ये जमाइका को बेसिकली प्रोवाइड करेंगे। 40 फिशिंग बोट, 200 GPS डिवाइसेस फॉर हरिकेन रिकवरी। तो ये सारी चीजें इंडिया यहाँ पे सपोर्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट बारी आती है सूरीनेम की। 6 to 7 मई को यहाँ पे इनका विजिट हुआ था और इस दौरान इन्होंने मीटिंग जो है अटेंड की थी विच इज को चेयर बाय द 9th जॉइंट कमीशन मीटिंग विद फाइनेंस मिनिस्टर मेलविन बोवा एंड साथ में इन्होंने जो प्रेसिडेंट हैं यहाँ के उनके साथ भी जो है मीटिंग इनकी हुई थी, जेनिफर गेरलिंग साइमंस एंड नेशनल असेंबली चेयरमैन अश्विन आधिन, ठीक है। इनके साथ इनकी मीटिंग हुई थी। साथ में ही इन्होंने हैंडओवर किया है पैशन फ्रूट प्रोसेसिंग फैसिलिटी अंडर द इंडियन ग्रांट एंड
इन्होंने ऑफर किया है सॉफ्ट लोन्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स, ठीक है। इसके अलावा कुछ कल्चरल एंगेजमेंट यहाँ पे हुए थे, जैसे इन्होंने ट्रिब्यूट दिया था एट दी मॉन्यूमेंट्स विजिट टू दी लारा रुख म्यूजियम एंड इनॉग्रेशन ऑफ इंडियन माइग्रेशन एग्जीबिशन एड्रेस ऑन पार्टनरशिप फॉर प्रोग्रेस। तो ये सारी चीजें हुई थी। इसके अलावा थर्ड आपकी कंट्री आती है त्रिनाद एंड टबागो, ठीक है। यहाँ पे इनका वेलकम जो है किया गया था फाइनेंस मिनिस्टर सीन सोबर द्वारा, एंड इनकी भी यहाँ पे बायलेटरल मीटिंग्स आपकी हुई थी। इन्होंने यहाँ पे बायलेटरल टॉक्स किए थे विद पीएम कमला प्रसाद बिसेरा और रिव्यू किया था प्रोग्रेस ऑन कमिटमेंट्स फ्रॉम पीएम मोदीज 2025 विजिट, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जैसे इन्होंने हैंड ओवर किए हैं 2000 लैपटॉप्स स्कूल चिल्ड्रंस को इनॉग्रेट किया है बेरचिन कासल एग्रो प्रोसेसिंग फैसिलिटी, ठीक है। एंड इनॉग्रेट किया था नेशनल प्रोस्थेटिक्स सेंटर इन दी पीनल, राइट। साथ में ही 8 MOUs यहाँ पे इन्होंने साइन किए हैं कवरिंग टूरिज्म, सोलराइजेशन, वेक्टर कंट्रोल, नेल्सन आइलैंड, इंफ्रास्ट्रक्चर, आयुर्वेदा चेयर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंडीज, ओके। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है द टीवीएस वेन्यू ग्रुप अनाउंस इट्स प्लान टू एक्वायर अप टू व्हाट परसेंटेज स्टेक in the Jana Small Finance Bank through the combination of warrants and secondary share purchase on a fully dilute basis. So TVS Venue Group जो है इन्होंने अनाउंस किया है ये 9.9% के स्टेक्स जो है एक्वायर करेंगे जना स्मॉल फाइनेंस बैंक में थ्रू दी वारंट एंड सेकेंडरी शेयर परचेज ऑन अ फुली डाइल्यूटेड बेसिस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ अ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड असाइंड चार्ज ऑफ अ डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। तो इनमें से कौन से आपके शख्स हैं, कौन सी पर्सनालिटी है जिनको रिसेंटली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है अपॉइंट किया गया है आरबीआई का? सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा गुणवीर सिंह। इनका नाम है गुणवीर सिंह और बेसिकली इनको जो है डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम जो है इसके लिए इसका चार्ज असाइन किया गया है जो रेगुलेट करता है और सुपरवाइज करता है पेमेंट सिस्टम को इंडिया में, ठीक है। गुणवीर सिंह जो है ही इज सर्विंग एज अ चीफ जनरल मैनेजर at the DPSS and also served as a payment system expert at the Central Bank of Oman, ठीक है। यहाँ पे भी उन्होंने एज सर्व किया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु हैज ऑफिशियली अज्यूम चार्ज एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है कि नए सीईओ कौन अपॉइंट हुए हैं UIDAI के? तो आंसर आपका हो जाएगा इनका नाम क्या है सौरभ विजय। क्या नाम है? सौरभ विजय को रिसेंटली सीईओ बनाया गया है UIDAI का। और इनसे पहले इस पोजीशन पे विवेक चंद्र वर्मा थे जिनको एडिशनल चार्ज दिया गया था एज अ सीईओ ऑफ UIDAI। और विवेक चंद्र वर्मा से पहले इस पोजीशन पे आपके भुवनेश कुमार थे। अगर क्वेश्चन आए कि एडिशनल चार्ज किसके पास था तो आपका विवेक चंद्र वर्मा आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये क्लियर है। नाउ नेक्स्ट आपका UIDAI के बारे में बात करते हैं। इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और इसे 2009 में स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वदसरी दामोदरा मेनन सतीसन जिन्हें VD सतीसन के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने रिसेंटली शपथ ग्रहण की है 13th चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। तो कौन से स्टेट के ये 13th चीफ मिनिस्टर बने हैं? तो ये केरला के आपके CM बने हैं, ठीक है। इनसे पहले इस पोजीशन पे आपके पिनराई विजयन थे जिन्होंने 2016 से 2026 तक जो है यहाँ पे बेसिकली एज अ CM सर्व किया है, ठीक है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।